Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 25th of April 2022। तो 25 अप्रैल 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज डू लाइक इट, डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ, जिनके जवाब आपको देना है करंट अफेयर्स के इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड ये आपको बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस कराएंगे। आज जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं इकोनॉमी से लिए हैं, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, आप इसको अटेम्प्ट करिए, आपको खुद अच्छा लगेगा। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द कैपिटल अकाउंट? इनमें से कौन सा कैपिटल अकाउंट का हिस्सा है? फर्स्ट इज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, सेकंड इज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, थर्ड इज बायलैटरल लोन्स एंड फोर्थ इज रेमिटेंसेस। तो इनमें से आपको बताना है कि कैपिटल अकाउंट का हिस्सा कौन कौन से है। ऑप्शंस आर 1 2 3, 1 2 4, 2 3 4 या 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अकर इन इकोनॉमी ऑफ इंडिया ड्यू टू डेफिसिट फाइनेंसिंग बाय द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट के द्वारा जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है उसके द्वारा इनमें से कौन सी चीजें हो सकती हैं? फर्स्ट इज राइज इन एम्प्लॉयमेंट रेट्स, सेकंड इज इन्फ्लेशन, थर्ड इज इंक्रीज इन मनी सप्लाई, फोर्थ इज इंक्रीज्ड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तीसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स मे बी यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द करंट अकाउंट डेफिसिट? इनमें से क्या चीज गवर्नमेंट करे तो करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो जाएगा? फर्स्ट इज इंक्रीज फॉरेन एड टू अंडर डेवलप्ड नेशंस, सेकंड इज इंक्रीजिंग द इंपोर्ट ड्यूटीज, थर्ड इज प्रोवाइडिंग एक्सपोर्ट सब्सिडीज। ठीक है ना? तो आपको बताना है इनमें से क्या चीजें करें तो करंट अकाउंट डेफिसिट घटेगा। 1 2 2 3, 1 3 या 1 2 3। इजी सवाल है, अगर आप अच्छे से कंसेप्ट लगाएंगे, अगर आपको चीजें पता है तो आप आंसर करने में सफल रहेंगे। मैं एक एक करके आंसर बताऊंगा, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कितने आपने सही किए। पहला सवाल, करंट कैपिटल अकाउंट का हिस्सा कौन सा है? देखो सबसे पहले देख लो कौन सा नहीं है, कॉमन सेंस लगा के देख लो। रेमिटेंसेस जो है वो कैपिटल अकाउंट का हिस्सा नहीं होता है। रेमिटेंसेस किसका होता है? करंट अकाउंट का होता है। ठीक है ना? तो इसलिए ये कैपिटल अकाउंट का नहीं है। तो चौथा एलिमिनेट किया आपने, 1 2 3 विल बी द आंसर फॉर दिस। दूसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अकर इन इकोनॉमी ड्यू टू डेफिसिट फाइनेंसिंग बाय द गवर्नमेंट? इनमें से कौन सी चीजें डेफिसिट? अब अगर आपको डेफिसिट फाइनेंसिंग का देखो मतलब पता ना, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब ये होता है गवर्नमेंट जब ज्यादा खर्चा करती है और रेवेन्यू जब उसके पास कम रहता है, मतलब कि बाकी अलग से भी जब गवर्नमेंट पैसा खर्च करे, एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का ज्यादा रहे रेवेन्यू के कंपेरिजन में, तो उसको डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। तो ऐसे में देखो मतलब मनी सप्लाई ज्यादा आ गई ना मार्केट में, अगर गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा कर रही है तो मतलब पैसा ज्यादा आ गया मार्केट में। तो अब देखो क्या क्या चीजें होंगी। इंप्लॉयमेंट रेट्स बढ़ेंगे क्या? बिल्कुल बढ़ सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा कर रही हो सकता है कोई नया सेक्टर में खर्चा कर रही हो और वहां पे इंप्लॉयमेंट बढ़ा रही हो, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। सेकंड, इन्फ्लेशन, बिल्कुल सही बात है। अगर मार्केट में पैसा ज्यादा आता है तो क्या होता है? कॉमन सेंस लगाओ, मैंने इतनी बार बताया आप लोग को, अगर मार्केट में पैसा ज्यादा आ रहा है तो फिर वो इसका मतलब है कि वो इन्फ्लेशन होगा। तीसरा, इंक्रीज इन मनी सप्लाई, ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट नया पैसा डाल रही है, मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। चौथा है, इंक्रीज द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अब जब गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, जब पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होता है। ये ट्रेड देखा गया है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ये भी आप कह सकते हैं कि इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। ठीक है ना? तो इसका आंसर होगा 1 2 3 4। तीसरा सवाल मैंने पूछा था कि इनमें से कौन सा पॉलिसी मेजर करना चाहिए गवर्नमेंट को टू रिड्यूस द करंट अकाउंट डेफिसिट? अब देखो, इंक्रीजिंग द फॉरेन एड टू अंडर डेवलप्ड नेशंस, तो अंडर डेवलप्ड नेशंस को फॉरेन एड देने से क्या करंट अकाउंट डेफिसिट घटेगा? नहीं घटेगा बिल्कुल, क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट में आप क्या देखते हैं कि आपका ट्रेड डेफिसिट, आपका जो खर्चा आपको जो मिल रहा है रेवेन्यू, वो ज्यादा मिले आपके जो खर्चे हैं उससे। तो ये पहला तो गलत हो गया। इंक्रीजिंग द इंपोर्ट ड्यूटी, अब अगर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ेगी तो इंपोर्ट घटेंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इंपोर्ट महंगा हो जाएगा। तो ये सेकंड बिल्कुल सही है, ये होना चाहिए। तीसरा है, प्रोवाइडिंग द एक्सपोर्ट सब्सिडी, अगर आप एक्सपोर्ट सब्सिडी देंगे तो एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, तो ये भी हो सकता है। तो इसका आंसर 2 3 होगा। 2 3 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। आपको समझ में आ गया होगा मे बी, है ना? आगे देख लेते हैं दूसरा जो यहाँ पे मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है, उसको देख लेते हैं। तो मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द मुगल्स? मुगल्स के डाउनफॉल का क्या कारण था आपको बताना है। ठीक है ना? व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द मुगल्स? ठीक है ना? तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही स्टैटिक का क्वेश्चन है। मैं हर दिन करंट का देता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, स्टैटिक के भी कुछ क्वेश्चन आपको देने चाहिए, थोड़ा बहुत प्रिपरेशन आपका स्टैटिक का भी होता रहना चाहिए ना। तो आपको बताना है इनमें से कौन से क्या कारण थे मुगल्स के डाउनफॉल के इन इंडिया। ठीक है ना? तो आई होप यू विल ट्राई टू आंसर, गिव सम पॉइंटर्स इन दी कमेंट सेक्शन बिलो।
स्टार्ट करते हैं न्यूज एनालिसिस। सबसे पहली न्यूज जो है, डेज ऑफ मिजरी ओवर, पीएम टेल्स जम्मू एंड कश्मीर यूथ। तो कल जम्मू कश्मीर के लिए नेशनल पंचायती राज डे भी था। कल आपको पता हो, कल 24 अप्रैल था। 24 अप्रैल इज द नेशनल पंचायती राज डे इन इंडिया, है ना। यही 24 अप्रैल का ही दिन है जब केशवानंदा भारती केस भी हुआ था। बहुत ही फेमस डेट है, 1973, 24 अप्रैल, है ना, केशवानंदा भारती केस। एंड नेशनल पंचायती राज डे भी है। और यहाँ पे कल 20,000 करोड़ के लगभग प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किए गए हैं जम्मू कश्मीर रीजन में। देखो क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये मतलब ये चीज जो अभी कर रहे हैं ना, ये मैंने 2-3 साल पहले, जब मैं 4 साल पहले इनफैक्ट जब बिल्कुल प्रिपरेशन के मोड में था, तो मैंने एक बुक पढ़ी थी, उसमें बहुत अच्छी चीज लिखी थी कि कोई भी रीजन जब उसको रेलवे कनेक्टिविटी या कनेक्टिविटी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी रीजन को डेवलप करने का, किसी भी रीजन में अपनी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने का सबसे बड़ा जो तरीका होता है वो यही होता है कि आप वहां पे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करो। और जम्मू कश्मीर में वही चीज मिसिंग थी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले रीजन में। तो अब उस चीज को पूरा किया जा रहा है। वही लिखा है, दिल्ली से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली विल बी रिड्यूस। द एम इज टू रिड्यूस द डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली, है ना। तो कुल मिलाकर के काफी प्रोजेक्ट्स के थ्रू ये कोशिश की जाएगी कि जो डिस्टेंस है दिल्ली से या दूसरे रीजन्स जो कंट्री के हैं वहां से डिस्टेंस थोड़ा कम किया जाए। तो ये प्रोजेक्ट चल रहा है। इसके साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आई है, इसको लिख लेना आप लोग। पल्ली विलेज विल रन ऑन सोलर पावर। तो पल्ली विलेज जो है ना, ये देश की पहली ऐसी विलेज पंचायत बन गई है जो कि कार्बन न्यूट्रल है। दिस इज द फर्स्ट विलेज पंचायत इन द कंट्री टू बी कार्बन न्यूट्रल, फर्स्ट पंचायत टू बिकम completely carbon neutral, and it is fully powered by the solar energy. It is fully powered by the solar energy. पल्ली विलेज कहां पर है? जम्मू के सांबा डिस्ट्रिक्ट में है। याद रखिएगा, इट इज इन द सांबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड इट हैज बिकेम द कंट्रीज फर्स्ट पंचायत टू बिकम कार्बन न्यूट्रल, फुल्ली पावर्ड बाय द सोलर एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, है ना। तो इसको याद रखिएगा, फुल्ली पावर्ड बाय द सोलर एनर्जी एंड इट इज द फर्स्ट पंचायत टू बिकम कार्बन न्यूट्रल, है ना। यहाँ पे लगभग 500 किलोवाट का सोलर प्लांट भी विलेज में इनॉग्रेट किया प्राइम मिनिस्टर ने। एंड जो ये पल्ली विलेज है, इट्स अ ग्रेट एग्जाम्पल। जो ग्लासगो में हमारी प्रॉमिस है कि 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल बनेंगे, तो उसकी तरफ बढ़ता हुआ एक बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम है ये, है ना। सो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। दूसरी जो न्यूज है, आफ्टर अ हियाटस हाउस होल्ड कंज्यूमर स्पेंडिंग सर्वे टू रिज्यूम इन जुलाई। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे विल बी कंडक्टेड बिटवीन जुलाई 2022 एंड 2023। तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, याद रखिएगा। ये जो है, ये ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे, मतलब कि ऑल इंडिया में कंज्यूमर्स किस तरीके से एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कितना खर्चा कर रहे हैं, कहाँ पे खर्चा कर रहे हैं, ये सारी चीजें एनालिसिस के थ्रू की जाएंगी। एंड ये जुलाई 2022 से जून 2023 तक चलेगा ये सर्वे। एंड इट इज द ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे, ठीक है ना। अब देखो, ये जो हाउस होल्ड सर्वे होता है, इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज याद रखेगा, इसको कंडक्ट कौन करता है? एनएसओ, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इसको कंडक्ट करता है, हर 5 साल में एक बार करता है, ठीक है ना। तो कौन इसको कंडक्ट करता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इसको कंडक्ट करता है, हर 5 साल में एक बार करता है, एवरी 5 ईयर्स करता है। नाउ अभी हुआ क्या था, 2011-12 में लास्ट इसका डेटा था जो कि रिलीज किया गया था। 2011-12 में लास्ट टाइम इसका डेटा रिलीज किया गया था। उसके बाद 17-18 में डेटा आया जरूर था, लेकिन 17-18 का डेटा जो था वो उसको नलीफाई कर दिया गया था गवर्नमेंट द्वारा। गवर्नमेंट ने कहा कि डेटा क्वालिटी इश्यूज हैं, डेटा क्वालिटी इशू मतलब डेटा जो है वो सही नहीं आया है, इसलिए उसने नलीफाई कर दिया था। तो यार रखेगा 2011-12 का ही जो डेटा है वो लास्ट आया था। इसके बाद जो 17-18 का डेटा है वो अभी तक आ नहीं पाया है, ठीक है ना, रिलीज नहीं हुआ था। तो नाउ दिस इज द सर्वे विच विल बी कंडक्टेड इन 2022-23। अब इससे ये पता चलेगा कि कहाँ पे कितना खर्चा, कंज्यूमर का जो एक्सपेंडिचर पैटर्न है वो क्या है ना, पर कैपिटा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर पैटर्न क्या है, ये सब एस्टिमेट लगाए जाएंगे, ठीक है ना। अब ये देखो लिखा है, यूजुअली कैरीड आउट एवरी 5 years द सर्वे हेल्प असेसेस द पॉवर्टी लेवल्स एंड कंजम्पशन पैटर्न अक्रॉस द कंट्री। तो पॉवर्टी लेवल भी पता चलता है और कंजम्पशन पैटर्न भी पता चलता है पूरी कंट्री में, है ना। लास्ट सर्वे हुज फाइंडिंग्स वर मेड पब्लिक वाज इन 2011-12। तो जो देखो लास्ट सर्वे जिसकी फाइंडिंग्स को पब्लिक किया गया था वो 2011-12 में हुआ था। 17-18 में जो सर्वे हुआ था उसकी डेटा क्वालिटी के कारण उसको डेटा रिलीज नहीं किया गया था, ठीक है ना। और ये चीज कंडक्ट कब से की जा रही है? 1972-73 से, है ना, ये कंडक्ट हो रही है। तो ये सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट है जानना। ये 2-3 न्यूज जो फ्रंट पेज की थी काफी इंपॉर्टेंट है, आई होप यू गॉट क्लैरिटी, है ना। तो एंड यहाँ पे देख लेते हैं इसको। अर्थ डे जो 22 अप्रैल था, आपको पता होना चाहिए, अर्थ डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये अर्थ डे भी था, तो इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होता है, 2-3 इंपॉर्टेंट है। जैसे 22 मार्च जो रहेगा वो वाटर डे है, 22 अप्रैल जो है वो आपका अर्थ डे है,
फिर आपका 22 मई जो है वो बायोडाइवर्सिटी डे है, याद रखिएगा 22 मई भी जो आएगा वो बायोडाइवर्सिटी डे है। और आपका जो 5 जून है फिर वो आपका इन्वायरमेंट डे है, ठीक है ना। तो ये कुछ याद रखेगा, है ना। अच्छा, एक चीज मैंने फ्रंट पेज से आपको बताई नहीं है, लेट मी टेल यू दैट, मजा आ जाएगा आप लोग को, है ना। तो मैंने क्या किया है ना, जम्मू कश्मीर का था ना, तो मैंने जम्मू कश्मीर के बारे में सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से या स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो निकाले। जैसे उसके कुछ नेशनल पार्क्स जो इंपॉर्टेंट है, जैसे सिटी फॉरेस्ट सलीम अली नेशनल पार्क है, सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ये जम्मू कश्मीर में है। दचिगाम नेशनल पार्क आपका वहीं पे है, हेमिश नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, कुछ इंपॉर्टेंट याद रखेगा, है ना। सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क, दचिगाम, है ना, हेमिश नेशनल पार्क एंड किश्तवाड़ नेशनल पार्क, इनकी लोकेशंस याद रखेगा, है ना। एक बार ये देख लीजिएगा कि इसमें से लद्दाख वाले रीजन में कौन से हैं। एक्चुअली ये जो डेटा है कंबाइंड डेटा है, जम्मू कश्मीर प्लस लद्दाख का डेटा है ना। इसमें से अलग अलग कर लीजिएगा, एक बार मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग, ठीक है ना। सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क, दचिगाम नेशनल पार्क, हेमिश नेशनल पार्क एंड किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ठीक है ना। ये 4 की लोकेशन याद रखेगा। फिर आपको कश्मीर स्टैग का नाम याद रखना, जिसको हंगुल बोलते हैं, कश्मीर स्टैग या हंगुल बोलते हैं, वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड एक एनिमल है, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। कश्मीर स्टैग या हंगुल एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इसका नाम याद रखिएगा। डांसेस जो वहां पे होते हैं वो दुम्हाल और रौफ डांस होता है, दुम्हाल और रौफ डांस होता है ना। एंड वहां पे लद्दाख रीजन जो जम्मू कश्मीर का है, वहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल लोसार नाम का फेस्टिवल होता है, विच मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर इन द हिमालयन रीजन, ठीक है ना। लोसार नाम का फेस्टिवल भी होता है। रामसर साइट्स अगर हम देखें यहाँ पे, तो लद्दाख वाले रीजन में सोमोरीरी है ना। जम्मू वाले रीजन में सुरिनसार मंसार है, एंड कश्मीर वाले रीजन में होकेरसार एंड वुलर है। तो होकेरसार वुलर कश्मीर में, सुरिनसार मंसार जम्मू में, एंड सोमोरीरी जो है वो आपका लद्दाख रीजन में है। नियोलिथिक साइट्स अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर की नियोलिथिक साइट्स बहुत फेमस है, बुर्जहोम और गुफक्राल, याद रखेगा, बुर्जहोम एंड गुफक्राल, दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट्स। एंड इसके अलावा करेवाज जो है, करेवाज वहां पे एलिवेटेड टेबल लैंड्स को बोलते हैं। करेवा सॉइल बहुत फेमस है फॉर द सैफरन कल्टीवेशन, है ना। एंड गॉडविन ऑस्टिन 1859 में पहली बार ये टर्म यूज किया था, गॉडविन ऑस्टिन ने, ठीक है ना। तो दीज आर सम ऑफ द बेसिक फैक्ट्स जो कि मैं आपको बता सकता था। आई होप आपको थोड़ा सा अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा कुछ एक्स्ट्रा सीख करके, है ना। आगे मूव करते हैं। प्रकाश पर्व जो मैंने आपको बताया था कि गुरु तेग बहादुर जी की जो 400th बर्थ एनिवर्सरी, 400वीं बर्थ एनिवर्सरी है, उसके लिए सेलिब्रेट किया जा रहा है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है गुरु तेग बहादुर जी, है ना। 9th सिख गुरु थे। एंड इनको हिंद की चादर भी कहा जाता है, हिंद की चादर भी इनको कहा जाता है। औरंगजेब ने इनका एग्जीक्यूशन करवाया था, है ना। तो कुछ चीजें हैं जो कि आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने कुछ हिम्स भी गुरु ग्रंथ साहिब में लगभग 115 हिम्स है जो कि उन्होंने कंपोज किए थे। तो कुछ फैक्ट्स भी हैं जो कि इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स है। एडिटोरियल देखो, आज का एडिटोरियल मैं कोई भी डिस्कस नहीं करूंगा। जैसे पहला एडिटोरियल देखो लिखा है अ ड्रॉप द पिन इवेंट इन चाइनीज पॉलिटिक्स, ये हम नहीं डिस्कस करेंगे, है ना। दूसरा एडिटोरियल है सेटलिंग इंडियाज कोविड-19 मोर्टेलिटी डेटा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यूपीएससी आपसे कभी नहीं पूछेगा कि मोर्टेलिटी डेटा गलत है सही है क्या है ना। WHO के टर्म्स में जरूर पूछ सकता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी आर्टिकल में नहीं लिखा हुआ था, तो हम जब भी आएगा तो ऐसा डिस्कस कर लेंगे। डिमोलिशिंग द रूल ऑफ लॉ, यहाँ पे जो है बुलडोजर के ऊपर, बुलडोजर पॉलिटिक्स के ऊपर या उनके ऊपर लिखा गया है, इसके ऊपर भी हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है ना। कल हमने जो आर्टिकल डिस्कस किया था पेमेंट और राइट टू पेमेंट्स एंड राइट टू लाइवलीहुड, वो सबसे बेस्ट डिस्कशन है। आज भी उस पर हम डिस्कशन करेंगे, आज भी उसके ऊपर एक आर्टिकल आया है, तो इस आर्टिकल की जगह हम उसको डिस्कस करें तो ज्यादा आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होगा, ठीक है ना। तो आगे मूव करते हैं, अंडरस्टैंडिंग द ओल्गा टेलिस जजमेंट, उसी एडिटोरियल का जो एक्सप्लेनर है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अंडरस्टैंडिंग द ओल्गा टेलिस जजमेंट, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये आपका प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओल्गा टेलिस का जजमेंट पूछ सकता है डायरेक्टली आपसे। तो 37 साल पहले कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, जिसने ये कहा था पेवमेंट ड्वेलर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ट्रेसपासर्स, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट एक जजमेंट था जो कि किया गया था। अभी जहांगीरपुरी का जो केस हुआ है उसमें भी ये इंपॉर्टेंट जजमेंट के रूप में निकल के सामने आ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि एपेक्स कोर्ट ने उस समय कहा था कि पेवमेंट ड्वेलर्स जो हैं वो फिल्दी फुटपाथ्स में रहते हैं, वो अपने मजे के लिए नहीं रह रहे हैं, वो हेल्पलेसनेस के कारण रह रहे हैं। दे आर लिविंग देयर बिकॉज ऑफ देयर हेल्पलेसनेस, नॉट बिकॉज दे आर एंजॉयिंग लिविंग देयर, ठीक है ना। दूसरी चीज उन्होंने कहा है कि दे लिव एंड अर्न ऑन फुटपाथ्स बिकॉज दे हैव स्मॉल जॉब्स,
टू नर्स इन द सिटी एंड देयर इज नो वेयर एल्स टू लिव, है ना। तो ये बिल्कुल सही बात है कि उनकी लाइवलीहुड के कारण ही वो ऐसे रह रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है कि उनको बहुत मजा आ रहा है। तो ये जजमेंट कहलाता है ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जजमेंट है। ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, याद रखिएगा 1985 का है। 5 जज बेंच थे और उस समय जो चीफ जस्टिस थे YV चंद्रचूड़ जी थे, जिन्होंने एग्री किया था दैट पेवमेंट ड्वेलर्स डू ऑक्यूपाई पब्लिक स्पेसेस अनऑथराइज्ड। उन्होंने एक चीज ये कही थी कि हाँ ये सही बात है कि पेवमेंट ड्वेलर्स जो हैं वो पब्लिक स्पेसेस को अनऑथराइज तरीके से ऑक्यूपाई करते हैं, लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा था दे शुड बी गिवन अ चांस टू बी हर्ड एंड अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू डिपार्ट बिफोर फोर्स इज यूज्ड टू एक्सपेल देम। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर चीज बोली थी कि यहाँ पे उनको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि उनको सुनना जरूरी था। दे मस्ट बी हर्ड बिफोर दे आर एक्सपेल्ड फोर्सफुली। दे मस्ट बी गिवन अ अपॉर्चुनिटी टू गो समवेयर रिस्पेक्टफुली एंड रीजनेबल अपॉर्चुनिटी उनको देनी चाहिए टू डिपार्ट बिफोर यू बुलडोजर ऑल दैट थिंग, है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सुप्रीम कोर्ट ने रीजन ये भी दिया था eviction using unreasonable force without giving them a chance to explain is unconstitutional। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि just using force without giving them a chance to explain is unconstitutional। pavement dwellers too have a right to life and dignity। the right to life included the right to livelihood। ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने कही है। मैं आपको सिर्फ जस्ट उसका एक जो भी उन्होंने कहा है वो मैं आपको बस बता रहा हूँ कि उन्होंने क्या क्या चीजें कही हैं। द राइट टू लाइफ इज इंक्लूडेड इन राइट टू लाइवलीहुड, है ना। ये भी इंक्लूड करता है राइट टू लाइवलीहुड को, और राइट टू लाइवलीहुड आप उनका इस तरह से नहीं छीन सकते बाय यूजिंग जस्ट फोर्स एंड ऑल। दे शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, है ना। ये उनको सुनने की जरूरत है। आपको उनको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दीजिए ताकि वो जा सके, डिपार्ट कर सके, है ना। एंड इंडिया हैज अ कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, ऑब्वियस सी बात है। तो वहां पे हम किसी भी आदमी को डिप्राइव नहीं कर सकते ऑफ देयर राइट टू लाइवलीहुड, है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट है। ये कैसे ये जजमेंट आए वहां पे हम नहीं जाएंगे। मेन क्वेश्चन यहाँ पे जो डिस्कस करना है वो ये करना है कि अगर हम एविक्ट करते हैं पेवमेंट ड्वेलर्स, क्योंकि देखो कोर्ट ने ये भी एक्सेप्ट किया है कि पेवमेंट ड्वेलर्स जो ऑक्यूपाई कर रहे हैं स्पेस वो अनऑथराइज्ड पब्लिक स्पेस है। तो ऐसे में उनको एविक्ट करने की अथॉरिटी तो है, लेकिन वो अथॉरिटी क्या उनको डिप्राइव कर रही है ऑफ देयर राइट टू लाइवलीहुड, ये एक बड़ा सवाल है जो कि सुप्रीम कोर्ट को या कोर्ट्स को देखना पड़ेगा, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। ऑथर ने देखो एक और चीजें कही, यहाँ पे काफी चीजें बोली हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने अपना डिफेंस में क्या कहा है। स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसे में सुप्रीम कोर्ट क्या जुडिशरी को स्टॉपेल ये टर्म याद रखना, एस्टॉपेल अब है तो ये स्टॉप ही, लेकिन अब इन्होंने स्टॉप कर दिया इसको, स्टॉपेल। ये एक जुडिशियल डिवाइस होता है जहां पे किसी एक व्यक्ति को असर्शन करने से रोका जा सकता है। मतलब असर्शन करने से मतलब कि जैसे कोई व्यक्ति है, कोई पेवमेंट ड्वेलर्स है, अब वो उसने क्या असर्शन किया, उसने असर्शन इसलिए ये कहा कि आप मेरे घर को इसलिए नहीं तोड़ सकते बिकॉज ये मेरा राइट टू लाइवलीहुड है। तो गवर्नमेंट कहता है कि ई स्टॉप यानी कि सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट अगर चाहे, जुडिशरी चाहे, तो पहले से ही उस व्यक्ति को बोल सकती है कि भैया ये आर्ग्यूमेंट आप नहीं दे सकते, ये आर्ग्यूमेंट या ये डेलिब्रेशन आप नहीं दे सकते। तो ई स्टॉप एक जुडिशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी व्यक्ति को असर्शन करने से रोकता है, ठीक है ना। इट प्रिवेंट्स अ पर्सन to make some assertions and all, and they cannot claim any fundamental right to encroach and put up huts on pavements or public roads over which the public has a right to way। तो यहाँ पे स्टेट का भी डिफेंस था, स्ट्रांग था। उन्होंने कहा कि देखो भैया ऐसा नहीं है, आपका फंडामेंटल राइट इंक्रोच करने की परमिशन आपको नहीं देता है, ना ही आपको पब्लिक रोड्स में हट्स बनाने की परमिशन देता है जहां राइट टू वे है। फिर वहां पे दूसरे लोग जो निकल रहे हैं उनका राइट टू वे तो छीन रहा है ना, फिर वो भी तो नहीं निकल पाएंगे ना वहां से। तो ये भी एक चीज है जिसका दूसरा यूज हो सकता था। तो वहां पे ये एक स्टेट ने रिस्पॉन्स किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस टॉपेल को तो बिल्कुल हटा दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, आप किसी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट इस टॉपेल नहीं कर सकते। वहां पे कोई आर्गुमेंट दे रहा है कोई व्यक्ति, तो किसी व्यक्ति को आप अगर वहां से छीन रहे हैं तो आपको उसकी पूरी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए थी। दिस इज व्हाट इज द लॉजिक ऑफ द कोर्ट, है ना। कोर्ट का लॉजिक ये था। अब यहाँ पे जो अभी जहांगीरपुरी में केस हुआ है, तो काफी लोग इसको यूज करने की बात कर रहे हैं कि इस जजमेंट का काफी यूज है, इस जजमेंट का। देखते हैं फ्यूचर में क्या इसका टर्न होता है, लेकिन आपको भी ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जजमेंट याद रखना 1985 का, ठीक है ना। टुवर्ड्स द रेजोल्यूशन ऑफ द अरुणाचल असम बॉर्डर डिस्प्यूट। अब आपको पता होना चाहिए कि अरुणाचल असम का बॉर्डर डिस्प्यूट जो है, देखो अरुणाचल प्रदेश असम के साथ हर स्टेट का बॉर्डर डिस्प्यूट है। जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स होंगे उन सबका बॉर्डर डिस्प्यूट होगा ही होगा। कॉमन सेंस
क्यों है, क्योंकि आसाम से ही सारे निकले हैं, कार्व्ड आउट स्टेट जो आसाम से ही हैं, तो ऑब्वियस ज्यादा बाउंड्री डिस्प्यूट भी आसाम से ही होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो लिखा है वही चीज, मैं बस इस ईयर्स आपको बता देता हूँ। आसाम का बाउंड्री डिस्प्यूट लगभग हर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से है, चाहे नागालैंड हो। नागालैंड स्टेट कब बना? 1963 में बना, लिखते रहना इसको। नागालैंड बिकेम द स्टेट इन 1963, मेघालय फर्स्ट बिकेम ऑटोनॉमस स्टेट इन 1970 एंड फुल फ्लेजेड स्टेट इन 1972। तो मेघालय पहले एक ऑटोनॉमस स्टेट बना 1970 में, फिर एक फुल फ्लेजेड स्टेट बना 1972 में। देन अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम को सेपरेट किया गया फ्रॉम असम एज यूनियन टेरिटरीज इन 1972 एंड स्टेट्स एज स्टेट्स इन 1987। तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को पहले तो यूटी की तरह हटाया गया है ना 1972 में, लेकिन फिर 1987 में स्टेटहुड प्रोवाइड कर दी गई, ठीक है ना। None of its newly created states accepted the constitutional boundary that was said to be dictated by the पार्टीजन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अनडिवाइडेड असम। तो कोई भी स्टेट जो है वो अपनी बाउंड्री मानता नहीं है, उन्होंने कहा कि ये तो उनको बस दे दिया गया था थोड़ा बहुत, है ना, और उन्होंने इसीलिए डिस्प्यूट क्लेम किया है और फ्रॉम द असम एंड ऑल। तो इसीलिए डिस्प्यूट जो है वो चलते भी जा रहे हैं। असम और अरुणाचल प्रदेश का भी जो डिस्प्यूट है लगभग 1200 पॉइंट्स पर है अलॉन्ग देयर 804 किलोमीटर बाउंड्री। 804 किलोमीटर की बाउंड्री है, उसमें से 1200 पॉइंट ऐसे हैं जिसमें डिस्प्यूट्स की बात की जाती है ना। एंड 1970s में डिस्प्यूट्स जो थे वो क्रॉप अप हुए और 1990s में फिर इंटेंसिफाई हो गए। ऑब्वियस बात है, अरुणाचल प्रदेश चूंकि 1972 में निकला था तो वहीं से डिस्प्यूट शुरू हुए, है ना। तो दैट इज अ थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे एक और चीज आपको याद रखनी है कि अभी रिसेंटली असम और मेघालय ने अपने डिस्प्यूट्स थोड़ा सा सॉल्व किए, पार्शियल रेजोल्यूशन किया है, ठीक है ना। एंड उन्होंने कुछ जैसे 50-50 अरेंजमेंट या गिव एंड टेक अरेंजमेंट मॉडल पे ही डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो सकता है। तो ये दो मॉडल है, 50-50 अरेंजमेंट और गिव एंड टेक, मतलब कि थोड़ा दो थोड़ा लो, या फिर 50-50 ऐसा अरेंजमेंट आप करो, ठीक है ना। टैकलिंग स्ट्रॉन्शियम अ साइबर एस्पियोनाज ग्रुप। अब स्ट्रॉन्शियम क्या है? न्यूज में था स्ट्रॉन्शियम एक्चुअली में माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि अभी रिसेंटली उसने साइबर अटैक्स को डिसरप्ट किया था रशियन नेशन स्टेट हैकिंग ग्रुप के। अब ये जो स्ट्रॉन्शियम है आपका एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि ये स्ट्रॉन्शियम जो है द ग्रुप कॉल्ड एक ग्रुप है जो कि साइबर अटैक करता है, हैकिंग ग्रुप है, साइबर अटैक करता है ऑन द। इसने अभी रिसेंटली यूक्रेनियन फर्म्स, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट बॉडीज उनको टारगेट किया था। स्ट्रॉन्शियम एक साइबर अटैक ग्रुप है, याद रखिएगा स्ट्रॉन्शियम। इसको फैंसी बियर, जार टीम, पॉनस्टॉर्म, सोफेसी, सेडनेट और एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट ग्रुप कहा जाता है। एंड इट इज हाईली एक्टिव एंड प्रोलिफिक साइबर एस्पियोनाज ग्रुप। साइबर एस्पियोनाज का एक ग्रुप है ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। ये क्या करता है? डाइवर्स मैलवेयर, मैलिशियस टूल्स को डिप्लॉय कर देता है, जैसे एक्सटर्नल, SPLM, चॉपस्टिक एक्सएजेंट, गेम फिश, जेब्रोसी, ये सब अटैक टारगेट्स के रूप में इन्होंने इन सब अटैक एजेंट्स के रूप में यूज किए हैं, ठीक है ना। ये कुछ चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट आपको बतानी जरूरी था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अर्जेंटीना एक्नॉलेजेस इंडिया सपोर्ट ऑन फॉकलैंड रो। अब कल मैंने आपको एक न्यूज बताई थी कि फॉकलैंड या इस्लास मैल्विनास भी बोलते हैं इसको। मैल्विना क्यों बोलते हैं? कि फ्रेंच ने इसका नाम रखा था, तो मैंने कल आपको ये चीज बताई थी। तो ये फॉकलैंड जो है, अभी कल इन्होंने ग्रुप बनाया था जिसमें इन्होंने बीजेपी के कुछ मेंबर्स को रखा था। द कमीशन फॉर डायलॉग बोलते हैं इसको, द कमीशन फॉर डायलॉग, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम से बात करनी है। मैंने आपको कल भी बताया था कि अर्जेंटीना और यूके ने एक वॉर लड़ा था 1982 में वॉर लड़ा था। उसके बाद से अभी 40 साल के बाद दोबारा से ये इशू रीइमर्ज कर रहा है और अर्जेंटीना कहता है कि भाई अब जो आपका अनलॉफुल आपने जो कैप्चर करके रखा है फॉकलैंड आइलैंड को, वो आप छोड़ दीजिए, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच द अर्जेंटीनियंस आर सेइंग। कल जो इन्होंने कमीशन बनाई थी उसमें कोई मेंबर पहुंचा तो नहीं बीजेपी का, जो भी अभी यहाँ थे, है ना, लेकिन फिर भी अर्जेंटीना ने कहा कि यस, हिस्टोरिकली इंडिया हैज सपोर्टेड द कॉज एंड दैट इज मोर देन इनफ फॉर अस। तो पल्ली इन जम्मू कश्मीर बिकम्स इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पंचायत है टू बिकम कार्बन न्यूट्रल, है ना। तो ये आपको न्यूज मैंने बताई दी है। PM रिसीव्ड द फर्स्ट लता मंगेशकर अवार्ड। तभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने आफ्टर द पासिंग ऑफ ग्रेट सिंगर लता मंगेशकर जी एक अवार्ड इंस्टीट्यूट किया था जिसको लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड कहा जाता है। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। तो फर्स्ट जो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड है वो किसको मिला है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ही दिया गया है ना। एंड दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा आप लोग, ये भी काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं। यहाँ पे
नागाज विदाउट बॉर्डर्स स्प्रेड मैसेज ऑफ यूनिटी। नागाज विदाउट बॉर्डर, अब पंचायत राज डे के दिन 24 अप्रैल के दिन ही काफी नागा जो ट्राइब्स पर्सन है उन्होंने नागा विदाउट इवेंट का नाम एक रखा था जिसका नाम था नागा विदाउट बॉर्डर्स। और ये ऑर्गेनाइज किया था जिंगतुन तंगखुल कटमनाओ लॉन्ग ZTKL नाम की एक संस्था, याद रखिएगा ZTKL नाम का ग्रुप है। ये तंगखुल नागा स्टूडेंट्स बॉडी है, तंगखुल वहाँ की कम्युनिटी है, तंगखुल नागा स्टूडेंट्स बॉडी है। 75th एनिवर्सरी जो था अभी उसकी सेलिब्रेट हुई थी। एंड याद रखिएगा तलुई नाम का एक आइकॉनिक नागा विलेज है डोमिनेटेड बाय द तंगखुल्स। वहाँ पे जो तंगखुल कम्युनिटी है सबसे ज्यादा है, तलुई नाम के विलेज में तंगखुल कम्युनिटी है। एंड यहाँ पर ही बर्थ हुआ था मजाचांग राय खान का। मजाचांग राय खान हु वाज अ रेलवे ऑफिसर हु फाउंडेड द ZTKL इन 1947। ZTKL 1947 में उसने बनाया था और यही रीजन है कि 75th एनिवर्सरी की है। नागा विदाउट बॉर्डर जो है वो इन्होंने ही ऑर्गेनाइज किया था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।